हेलो गाइस, राधे राधे। तो आज से हम अपना स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। देखो, सबसे पहले मीनिंग क्या है ऑर्गेनाइजिंग का। ऑर्गेनाइजिंग हमारा प्लानिंग का नेक्स्ट स्टेज होती है। क्या होती है प्लानिंग की नेक्स्ट स्टेज? इसमें हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंटेशन करते हैं प्लान का क्या करते हैं, इंप्लीमेंटेशन मतलब होता है कि उस प्लान को ऑर्गेनाइजेशन में अपने रन करवाना। बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप, हर एक को उसकी जॉब बताएंगे, उसका वर्किंग रिलेशनशिप बताएंगे, ताकि हमारा काम क्या हो सके, इफेक्टिवली हो सके। और साथ ही साथ डिप्लॉय करेंगे रिसोर्सेज फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। डिप्लॉय रिसोर्सेज का मतलब है जिस काम के लिए जितनी रिसोर्सेज चाहिए वो सब प्रोवाइड करवाएंगे। हर काम को सिमिलर सिमिलर नेचर के काम को एक जगह करेंगे। हर एम्प्लॉय को उसकी रिलेशनशिप बताएंगे, वर्किंग रिलेशनशिप, उसकी जॉब पोजीशन बताएंगे, उसका वर्क बताएंगे। ये सब काम इसमें आता है, हमारा ऑर्गेनाइजिंग में आता है। स्टेप्स क्या है ऑर्गेनाइजिंग करवाने के? स्टेप्स क्या है ऑर्गेनाइजिंग करवाने के? पहला स्टेप, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, इसमें क्या होता है, हम काम को आइडेंटिफाई करेंगे, भाई ये काम कराना है मेरे को, और डिवाइड कर देंगे काम को एम्प्लॉइज के बीच में, भाई तेरे को ये काम करना है, तेरे को ये काम करना है, तेरे को ये काम करना है। फर्स्ट स्टेप होता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में आइडेंटिफाई करना और डिवाइड कर देना टोटल वर्क को। किसके हिसाब से? प्लान्स के हिसाब से। जो मैंने प्लानिंग में सोचा था कि मेरे को ये काम इससे करवाना है, इतना काम इस टाइम पे करवाना है, सब काम को क्या करना है, प्लान के हिसाब से डिवाइड कर देना। वर्क इज डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज। वर्क को मैनेजेबल एक्टिविटीज में डिवाइड करना, ये नहीं कि एक के ऊपर ही सारा बर्डन डाल दिया काम का। हर एक को जो काम जितना मैनेज कर पाए उसके हिसाब से उस काम को दूसरे को एलोकेट करना है। एंड द बर्डन ऑफ वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग द एम्प्लॉइज, और उस काम को सभी एम्प्लॉइज में शेयर कर देना है ताकि बर्डन ऑफ वर्क आपस में सब बांट लें। ये काम होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग का पहला स्टेप हो गया, आइडेंटिफाई करना और डिवाइड कर देना पूरे काम को। अब जब हमारा काम पूरा डिवाइड हो गया, अब मैं क्या करूंगा डिपार्टमेंटेशन यानी कि ग्रुप कर देना उस काम को। क्या कर देना? ग्रुप कर देना उस काम को। ग्रुप का मतलब होता है कि सिमिलर सिमिलर नेचर का काम सिमिलर सिमिलर जगह पे रख देना। सिमिलर नेचर के काम को सिमिलर जगह ग्रुप कर देना। ग्रुपिंग सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब्स इनटू लार्जर यूनिट्स कॉल्ड डिपार्टमेंट। अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन में ना काम को दो तरह से हम ग्रुप कर सकते हैं, या तो अलग अलग डिपार्टमेंट बना देंगे। डिपार्टमेंट का मतलब है कि देखो, जैसे काम हो सकता है प्रोडक्शन करने का, उसके लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया। काम हो सकता है परचेज करने का, उसके लिए परचेज डिपार्टमेंट बना दिया। काम हो सकता है अपना मैनेज करने का, मार्केटिंग देखने का कि भाई कितनी एडवर्टाइजमेंट करनी है, उसके लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया। पैसे से रिलेटेड काम के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया। अकाउंटिंग जो मनी रिगार्डिंग वर्क होता है, और एम्प्लॉइज को मैनेजमेंट से रिगार्डिंग एचआर डिपार्टमेंट बना दिया। तो हर एक डिपार्टमेंट सिमिलर सिमिलर नेचर का काम संभाल लेगा अपना अपना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंटेशन या डिपार्टमेंटलाइजेशन। इट फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन। अब हर डिपार्टमेंट सिर्फ अपनी एक ही तरह का काम करेगा। प्रोडक्शन वाला सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान देगा, परचेज वाला परचेज पे ध्यान देगा। तो उससे क्या आता है, स्पेशलाइजेशन आएगा। क्या आएगा? स्पेशलाइजेशन। हर बंदा स्पेशलिस्ट बन जाएगा। एम्स एट अचीविंग कोऑर्डिनेशन एंड फैसिलिटेट यूनिटी ऑफ एक्शन। अब हर डिपार्टमेंट को अपना काम पता है, तो उससे क्या, और हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम करेगा। प्रोडक्शन वाला तो अगर माल खरीदवाना है तो परचेज को बताएगा। आपस में डिपार्टमेंट्स में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। और साथ ही साथ यूनिटी ऑफ एक्शन होगा। हर एक डिपार्टमेंट पे एक हेड बैठा होगा। क्या होगा? अंडर अ डिपार्टमेंटल हेड। हर एक डिपार्टमेंट पे क्या होगा, एक हेड होगा। अब वो हेड ही उस डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा, तो इससे क्या होगा, यूनिटी ऑफ एक्शन होगा। अब डिपार्टमेंटलाइजेशन कर किस बेसिस पे सकते हैं हम? डिपार्टमेंटलाइजेशन हम कर किस बेसिस पे सकते हैं? पहला, फंक्शन के हिसाब से। किसके हिसाब से? फंक्शन के हिसाब से। फंक्शन के हिसाब से कैसे कर सकते हैं? मार्केटिंग का काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट देखेगा, पर्सनल यानी कि एचआर का काम एचआर डिपार्टमेंट देखेगा, फाइनेंस से रिलेटेड फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगा। या कर सकते हैं प्रोडक्ट के हिसाब से। बड़ी जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं, तो हर प्रोडक्ट के डिवीजन को अलग कर दो ना। भाई जैसे टाटा ग्रुप है, टाटा में मेडिसिन है, मेडिसिन सेक्टर अलग कर दो। टाटा की कार्स है, टाटा मोटर्स अलग कर दो। टाटा में आपका एजुकेशन सेक्टर में है, वो अलग कर दो। हॉस्पिटलिटी सेक्टर में होटल्स वगैरह है, वो अलग कर दो। तो सॉल्ट डिवीजन है, वो अलग कर दो। तो प्रोडक्ट के हिसाब से टेक्सटाइल, केमिकल, पावर डिवीजन, सबको अलग अलग डिवीजन बना के हम कर सकते हैं। नेक्स्ट तरह से हम कर सकते हैं इस काम को टेरिटरीज के हिसाब से, भाई अलग अलग लोकेशन के हिसाब से। भाई वेस्टर्न, ये अपनी वेस्टर्न टेरिटरी में आ गया, नॉर्दर्न रीजन हो गया, सेंट्रल हो गया, ईस्टर्न हो गया, उस हिसाब से अलग अलग हम डिपार्टमेंटेशन कर देंगे। अब डिपार्टमेंटेशन हो गए। अब उसके बाद होता है उस डिपार्टमेंट को काम सौंपना, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है ऑर्गेनाइजिंग में? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। डिफाइन कर देना वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजीशन। अलग अलग जॉब पोजीशन होती है, उनके हिसाब से उनके काम को डिफाइन कर दो, भाई तेरे को ये काम करना है, तेरे को ये काम करना है, और वर्क को उस हिसाब से एलोकेट कर दो कि ये लो, ये काम तेरे को पूरा करके दिखाना है। ड्यूटीज असाइन करी जाती है मेंबर्स को हर डिपार्टमेंट का ऑन द बेसिस ऑफ स्किल एंड कंपिटेंस। जिस बंदे की जैसी स्किल और कंपिटेंस है उसके हिसाब से उसको उस लेवल का काम दिया जाता है। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड ऑफ पीपल शुड बी मैच्ड विद ड्यूटीज। भैया जिसको जो काम दे रहे हो वो उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से मैच करना चाहिए। ये नहीं कि इंजीनियर को तुम अकाउंटिंग का काम दे दो और एक सीए को तुम इंजीनियर वाला काम दे दो। नेक्स्ट आता है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमारा लास्ट स्टेप आता है ऑर्गेनाइजिंग में, एस्टेब्लिश करना रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोले तो कि आपको किस बंदे को रिपोर्ट करना है। भाई अब जब हम किसी को काम एलोकेट कर रहे हैं तो काम वो सही तरह से कर पाएगा, उसके लिए उसके ऊपर किसी को बैठाना पड़ेगा सिर पे, यानी कि उसके सुपीरियर की जरूरत है। तो हम रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी एस्टेब्लिश करेंगे कि भाई तेरे को अपने काम को इस बंदे को दिखाना है, तेरे को अपने काम को इस बंदे को दिखाना है। ग्रांटिंग रिक्विजिट अथॉरिटी टू अनेबल एम्प्लॉयज टू परफॉर्म द जॉब सेटिस्फैक्टरली। एक तो एम्प्लॉयज को थोड़ी अथॉरिटी देना ताकि अपने काम को सही तरह से कर पाए वो। साथ ही साथ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप बनाना अलग अलग जॉब पोजीशन के बीच में, ये भी हमारा ऑर्गेनाइजिंग में आता है। अब सुपीरियर सबॉर्डिनेट से क्या होगा, भाई हर एक को पता होगा मेरा सुपीरियर ये है, अब यानी कि मेरे को इसको रिपोर्ट करना है। सुपीरियर को पता होगा मेरा सबॉर्डिनेट यानी कि मेरे को इससे काम कराना है। ठीक है ना, हर एक को पता हो कि ही फ्रॉम हिम ही हैज टू टेक ऑर्डर एंड टू हुम ही हैज टू इशू ऑर्डर। किससे ऑर्डर लेना है और किसको ऑर्डर इशू करना है।
क्रिएट मैनेजमेंट हायरार्की, यानी कि चेन ऑफ कमांड बनती है टॉप मैनेजर से लोवेस्ट लेवल की तरफ, यानी कि भाई टॉप को पता है मेरे को किसको अपने नीचे वाले को रिपोर्ट करना, उसको अपने नीचे वाले को, उसको अपने नीचे वाले को, तो हर एक की टॉप से बॉटम तक की चेन बन जाती है। इससे कोऑर्डिनेशन भी आता है। अब हर एक को पता है कि मेरे को इसको रिपोर्ट करना है, सबको फिक्स है, तो आपस में क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। क्या आता है? इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहले स्पेशलाइजेशन। अब देखो हमने ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए, हर डिपार्टमेंट सिमिलर नेचर का काम करेगा। अब जब हर डिपार्टमेंट सिमिलर नेचर का काम करेगा तो क्या होगा, वो स्पेशलाइजेशन आएगा उसके अंदर, उस काम को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएगा। तो सबसे पहला बेनिफिट किसका मिलता है, स्पेशलाइजेशन का। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग लीड टू सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब का किसमें, अमंग द वर्कफोर्स। इससे क्या होता है, वर्कलोड कम होता है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। जब एक ही काम को बार बार करोगे, रिपीटेटिव परफॉर्मेंस होगी, तो उससे क्या आएगा, स्पेशलाइजेशन आएगा। जब रिपीटेटिव परफॉर्मेंस होगी तो उससे क्या आएगा, स्पेशलाइजेशन आएगा। नेक्स्ट आता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, वर्किंग रिलेशनशिप में क्या आएगी, क्लैरिटी आएगी। कैसे आएगी, देखो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजिंग एक वेल डिफाइंड जॉब्स को और क्लैरिफाइंग करना लिमिट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हर इंडिविजुअल की। सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप क्लियरली डिफाइंड होता है ऑर्गेनाइजिंग में। मेरे को ये पता है कि मेरा सबॉर्डिनेट कौन है और मेरे को ये पता है मेरा सुपीरियर कौन है, तो हर मेरे को वर्किंग जब काम करूंगा तो सही क्लैरिटी रहेगी ना, मेरे को किसको रिपोर्ट करना है और किसको ऑर्डर देना है। तो इससे क्या होता है, वर्किंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी आती है। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, देखो जब हम जॉब को प्रॉपरली असाइन कर देंगे, ठीक है ना, इससे क्या होगा, ओवरलैपिंग या डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कम होगा। भाई हर एक को मैं मान लो बिना सोचे समझे काम को करवा रहा था, तो मैं क्या पता एक काम दो जनों को सौंप दूं, तो डबल डबल काम करते। लेकिन अब हर काम जब डिफाइंड होगा कि इस बंदे से ये कराना, इस बंदे से ये कराना, डुप्लीकेशन और ओवरलैपिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। इससे क्या होता है, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड एफर्ट्स भी कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे एक बार को। नेक्स्ट आता है एडॉप्शन टू चेंज। एडॉप्शन टू चेंज, एक प्रॉपरली डिजाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होता है। जब हर चीज को, हर एक जॉब की डिफाइंड है, भाई ये बंदा इस जॉब के लिए है, बंदा इस जॉब के लिए है, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। मान लो अगर मैं कुछ चेंजेस भी होने लगे एनवायरमेंट के हिसाब से, टेक्नोलॉजी में या किसी एक्सटर्नल एनवायरमेंट में कोई चेंजेस आते हैं, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसको इजीली अडॉप्ट कर सकती है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। तो इससे हमारा फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है, एडॉप्शन टू चेंज भी बढ़ता है। नेक्स्ट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्या है हमारा, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है, ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग में इट प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स एंड रिलेटेड ड्यूटीज विच हेल्प टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेशन। हर एक को अपनी जॉब पता है, इससे क्या होता है, डुप्लीकेशन नहीं हो पाता, क्लैरिटी ऑफ जॉब्स रहती है, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप अनेबल करता है प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। और जब सबको पता है मेरा काम ये है, मेरा काम ये है, तो अच्छे से काम को कर भी पाएगा, देखो अपने काम को सही से कर पाएगा, तो उससे क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो पाएगा, जिससे कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब देख रेख काम की। अब हर एक को अपना काम सही से पता है, भाई मेरे को ये काम करना है, ये काम करना है, तो सही से काम मैनेज हो पाएगा। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, देखो स- जब मैनेजर अपनी ऑथोरिटी को थोड़ा सा बांट देंगे, भाई मैंने ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, हर एक को अपना अपना काम दे दिया, ठीक है, मैनेजर को भी, मैनेजर क्या करेगा, अपनी ऑथोरिटी को थोड़ा सा काम डेलीगेट कर देगा, यानी कि अपना काम दूसरे से करवा लेगा। अब मैनेजर को क्या होगा, बर्डन फ्री होगा, भाई छोटे मोटे काम जो मैनेजर को करने पड़ते हैं वो काम दूसरों से करवा रहा है, ऑर्गेनाइजिंग में पता है उसको मेरे अंडर कौन कौन काम कर रहा है, तो जब वो काम अपना दूसरों से करवा रहा है उसका वर्कलोड कम होगा, मैनेजर अपना ध्यान मोर फोकस्ड एरियाज पे दे पाएगा जहाँ पे उसको देना चाहिए, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, साथ ही साथ मैनेजर का भी डेवलपमेंट। जब जिसको काम करने को दे दिया मैनेजर ने, उस पर्सनल का भी डेवलपमेंट होगा, वो अपने हिसाब से थोड़ा काम को कर पा रहा है, मैनेजर अपना और प्रोडक्टिव एरियाज पे फोकस कर रहा है, तो मैनेजर का भी ग्रोथ होगा। साउंड ऑर्गेनाइजेशन एनकरेज करती है इनिशिएटिव एंड रिलेटिव थिंकिंग ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉइज। देखो जब मैनेजर डेलीगेट कर देता है ऑथोरिटी को, यानी कि अपना कुछ काम की पावर दूसरे को दे देगा कि ये काम तो अपने हिसाब से कर ले, उससे उसका वर्कलोड कम होगा, वो फोकस कर पाएगा मोर इंपोर्टेंट इश्यूज पे रिलेटेड टू ग्रोथ एंड इनोवेशन से रिलेटेड जो होंगे। इससे क्या होता है, डेवलप होता है सबऑर्डिनेट्स के बीच में एबिलिटी एंड हेल्प हिम टू रियलाइज विद फुल पोटेंशियल। जब किसी को मैंने दे दिया कि भाई ये काम तो अपने हिसाब से कर ले, तो उसकी पोटेंशियल डेवलपमेंट होगा नहीं होगा, वो अपने हिसाब से जब काम करेगा उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। नेक्स्ट आता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। नेक्स्ट क्या आता है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। जब प्रॉपर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होगा, हर काम हर डिपार्टमेंट अपने अपने आप को देख के प्रॉपर्ली मैनेज कर रहा है, तो उससे क्या होगा, ग्रोथ होगी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज होगा, नई जॉब पोजीशंस आ सकते हैं, डिपार्टमेंट ऐड कर सकते हैं, लाइन ऑफ प्रोडक्ट न्यू ज्योग्राफिकल टेरिटरीज में अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मेरा बिजनेस प्रॉपर्ली मैनेज्ड है, हर डिपार्टमेंट अपना काम बड़े अच्छे से संभाला, तो मैं आगे मोर ग्रोथ की तरफ फोकस करूंगा, नए डिपार्टमेंट्स खोलने की कोशिश करूंगा, नए प्रोडक्ट्स खोलने की कोशिश करूंगा, नई नई टेरिटरीज में बिजनेस को एक्सपेंड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा एक बार बिजनेस मैनेज हो गया तो फिर इसको दोबारा से इतना ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं होती, फिर मैं मोर प्रोडक्टिव एरियाज में अपने एफर्ट्स को डाल सकता हूँ। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क को हम परफॉर्म करते हैं। फ्रेमवर्क मतलब हम अपने बिजनेस को किस तरह से लेके चल रहे हैं, मतलब अपने बिजनेस में हम बिजनेस को मैनेज करने के लिए उसको किस तरह से हम अपने काम को बांट के चल रहे हैं उसमें, जिसमें हमारा मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क को हम परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल टाटा है, टाटा अपने प्रोडक्ट, टाटा के कई सारे प्रोडक्ट आते हैं, तो टाटा हर प्रोडक्ट की एक अलग मैनेजमेंट टीम बना सकती है,
ठीक है ना। अगर कोई इतना भी बड़ा बिजनेस नहीं है, थोड़ा बड़ा है लेकिन थोड़ा छोटा बिजनेस है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको फंक्शन वाइज डिपार्टमेंट बना सकते हैं, फंक्शन वाइज डिवीजन कर सकते हैं। भाई ये फंक्शनल डिपार्टमेंट है, ये मार्केटिंग फंक्शन करेगा, ये प्लानिंग फंक्शन करेगा, ये अलग अलग फंक्शन के हिसाब से उस डिपार्टमेंट को बांट सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की नीड क्या है? नीड फॉर क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अराइज व्हेन बिजनेस ग्रोज बियॉन्ड ए सर्टेन मिनिमम लिमिट। जब बिजनेस का साइज बढ़ जाता है तो हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। व्हेन द बिजनेस ग्रोज इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट द फंक्शन एंड एक्टिविटीज। जब बड़ा बिजनेस हो जाता है तो उसमें हर एक, ये नहीं कि हर बंदा हर काम कर लेगा, या किसी को पता नहीं कि भाई इससे मेरे को ये काम कराना, उससे मेरे को ये काम कराना, भाई कभी इसने परचेज का काम कर लिया किसी एम्प्लॉय ने, कभी किसी एम्प्लॉय ने प्रोडक्शन का काम कर लिया, तो ये काम डिफिकल्ट हो जाता है। हर एक को पता होना चाहिए कि भाई उसको उससे रिलेटेड काम करना है। तो उस बिजनेस में हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैठाने की जरूरत पड़ती है, ताकि वो बिजनेस स्मूथली अपने काम को कर पाए और एनवायरमेंटल चेंजेस जो हो रहे हैं उनको अच्छे से फेस कर पाए। हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक डिविजनल स्ट्रक्चर। एक फंक्शन के हिसाब से काम को बांटना और एक डिवीजन के हिसाब से काम को बांटना, ठीक है जी। एक छोटा सी टर्म आती है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं कि आपके अंदर कितने सबॉर्डिनेट एक टाइम पे काम कर सकते हैं, सुपीरियर कितने सबॉर्डिनेट्स को मैनेज करता है, उसको हम स्पैन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। अच्छा जी, तो अब हम पढ़ते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। पहला ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर, यानी कि काम को फंक्शंस के हिसाब से बांटना, ठीक है जी। इट रेफर्स टू ऑर्गेनाइजिंग ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर वन डिपार्टमेंट। एक एक तरह के काम को, सिमिलर सिमिलर नेचर के काम को अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर बांट देना, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। जैसे कि परचेज का काम परचेज डिपार्टमेंट करेगा, प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करेगा, मार्केटिंग का काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट करेगा। सुटेबिलिटी क्या होती है फंक्शनल स्ट्रक्चर की? जब साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा होता है तब यूज होता है। ऑर्गेनाइजेशन हैज टू कैरी आउट डाइवर्स एक्टिविटीज। ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करनी होती है, जैसे प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर। व्हेन ए टास्क रिक्वायर्स हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, जब किसी टास्क में स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है, भाई परफेक्ट बंदा उसको काम को करे। एडवांटेजेस क्या होती है फंक्शनल स्ट्रक्चर की? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होगा, हर फंक्शन जब एक ही तरह के काम को करेगा तो उसमें स्पेशलाइजेशन आएगा। इफेक्टिव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा, हर एक फंक्शन में डिपार्टमेंट में उसका एक हेड बैठा होगा ताकि उसको अच्छे से कंट्रोल कर पाए, इफेक्टिव कंट्रोल आएगा और हर डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे के काम में हेल्प करेगा, उससे कोऑर्डिनेशन आएगा। इंप्रूव होगी एफिशिएंसी, जब एक ही तरह का काम रिपीटेड नई तरह का काम हो रहा है तो एफिशिएंट बनेगा एम्प्लॉइज, तो एफिशिएंसी आएगी डिपार्टमेंट में। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं हो पाएगा, एक ही तरह का काम एक डिपार्टमेंट कर रहा है तो सब अपने अपने काम को करेंगे, एक दूसरे के काम में कोई भी दखल अंदाजी नहीं होगी, तो डुप्लीकेशन नहीं आ सकता। ट्रेनिंग, ईजी इन ट्रेनिंग, जब बंदा एक ही तरह का काम कर रहा है तो ट्रेनिंग देना भी ईजी होगा, भाई पता है कि भाई प्रोडक्शन में प्रोडक्शन तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो एम्प्लॉय आएगा प्रोडक्शन करने के लिए आएगा तो ट्रेनिंग देना भी ईजी रहेगा। डिसएडवांटेजेस क्या है फंक्शनल स्ट्रक्चर के? क्या डिसएडवांटेज? पहला, फंक्शनल एम्पायर। फंक्शन हर फंक्शनल एम्पायर का मतलब होता है कि फंक्शन है ना, वो अपने जो हर डिपार्टमेंट है अपने आप में लीड करने की सोचते हैं कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ, टॉप मैनेजमेंट बस मेरे से ही ध्यान रखे, तो फंक्शनल एम्पायर की दिक्कत आ सकती है। कोऑर्डिनेशन में दिक्कत हो सकती है, भाई प्रोडक्शन वाला को माल चाहिए था 2 दिन के अंदर, परचेज वाला ध्यान ही नहीं दे रहा, 4 दिन में माल ला के दे रहा, तो कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आ सकती है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आ सकती है, सपोज करो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी 10 लाख की जरूरत थी और आपकी रिसर्च R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भी 10 लाख की जरूरत थी, और टॉप मैनेजमेंट का बजट था सिर्फ 12 लाख का, तो उसने 10 लाख रुपए उसको दे दिए प्रोडक्शन वाले को, 2 लाख रुपए R&D वाले को दे दिए। R&D वाले ने तो आपस में क्या होगा, दोनों में मन में आ जाएगी कि टॉप मैनेजमेंट इसकी ज्यादा कर रही है, इसकी ज्यादा कर रही है, तो इससे क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। इनफ्लेक्सिबिलिटी, इनफ्लेक्सिबिलिटी कई बार सब डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से काम करने की कोशिश करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। डिफिकल्ट टू होल्ड अकाउंटेबल, अब अकाउंटेबल होने की भी दिक्कत आती है। मान लो माल खराब बना प्रोडक्ट, अब जो टॉप मैनेजमेंट है वो पूछ रही किसकी वजह से खराब हुआ, भाई प्रोडक्शन वाला कहेगा मैंने तो सही बनाया, लेकिन जो परचेज डिपार्टमेंट है इसने मेरे को बैड क्वालिटी का माल ला के दिया, परचेज वाला कहेगा मैंने माल सही ला के दिया, प्रोडक्शन वाले की गलती है ये माल सही नहीं बना रहा। तो अकाउंटेबिलिटी की दिक्कत होती है कि भाई जवाबदेही किसकी रहेगी, किसके ऊपर, हु इज द आंसरेबल। नेक्स्ट आता है हमारा दूसरी तरह का स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। अब डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, फंक्शनल में तो क्या होता है अलग अलग फंक्शन के हिसाब से हम डिपार्टमेंट्स बना देते हैं, भाई ये डिपार्टमेंट ये काम करेगा, ये डिपार्टमेंट ये काम करेगा। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से हम डिवीजन ही अलग कर देते हैं पूरा, अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से पूरा डिवीजन ही अलग कर देते हैं, उसको बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। याद रहेगा, हर डिपार्टमेंट हर डिपार्टमेंट अपने अपने पूरे पूरे डिवीजन को देखेगा, पूरी एक प्रोडक्ट लाइन को देखेगा। इट इज टर्म्ड एज डिविजनल स्ट्रक्चर। जैसे टाटा में कार के डिपार्टमेंट अलग कर दिया, कार का डिवीजन, सॉल्ट का डिवीजन अलग, मेडिसिन का डिवीजन अलग, तो इस हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से डिविजन बना दिए। सुटेबिलिटी कब होती है डिविजनल स्ट्रक्चर की, किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है डिविजनल स्ट्रक्चर? जब लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनती हो, क्या बनती हो, लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनती हो, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन प्लान टू ऐड मोर डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन सोच रही हो कि नई नई डिवीजन नए नए प्रोडक्ट को ऐड करते रहे। क्लियर है चीज? नेक्स्ट आता है डिविजनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस क्या है। पहली बात तो इसमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आएगा, हर क्या होगा, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, हर डिवीजन एक तरह का प्रोडक्ट बना रहा होगा तो उस प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, वो स्पेशलिस्ट बन जाएगा। साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी ग्रेटर होगी, भाई उस प्रोडक्ट की सब चीज हम उस डिवीजन से पूछेंगे, भाई तेरा सेल क्यों गिर रही है, तेरा प्रॉफिट क्यों कम हो रहा है, अगर हमें कुछ भी क्वेश्चंस करने हैं तो उसके लिए वो डिवीजन सेल्फ अकाउंटेबल होगा कि हाँ भाई उसकी पूरी डिवीजन से हम गलती निकाल सकते हैं। साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी आएगी,
फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हर डिवीजन अपने हिसाब से काम कर रहा है, उसमें हर चीज को उसको खुद को मैनेज करना है, ये नहीं कि किसी और के ऊपर निर्भर है, तो डिवीजन पूरा आपस में फ्लेक्सिबल रहेगा। नेक्स्ट, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। हर डिवीजन अपने हिसाब से मैनेज हो रहा है तो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के चांसेस बन सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट, क्या आ सकते हैं? कॉन्फ्लिक्ट, भाई वो सोचने लगे कि टॉप मैनेजमेंट इस डिवीजन की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है, एक डिवीजन सोचने लगे ये हमारे ऊपर कम ध्यान दे रही, तो डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं डिवीजन के बीच में। कॉस्टली पड़ता है। देखो अब जब मैं हर चीज, हर प्रोडक्ट का एक अलग से डिवीजन बनाऊंगा, हर प्रोडक्ट का एक अलग से डिवीजन बनाऊंगा, तो उसके अंदर सारे सारे फंक्शन बार बार करने पड़ेंगे भाई, परचेज का भी काम दोबारा होगा, प्रोडक्शन का भी काम दोबारा होगा, एचआर का भी काम दोबारा होगा, लॉजिस्टिक्स यानी कि ट्रैवलिंग वगैरह जो चलते हैं उसका भी काम दोबारा होगा। हर प्रोडक्ट लाइन में ये सब फंक्शंस को मेरे को दोबारा दोबारा परफॉर्म करना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा? कॉस्टली पड़ेगा। इग्नोर करेगा ऑर्गेनाइजेशनल का इंटरेस्ट, हर डिवीजन सिर्फ अपने बारे में सोचने लगता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचते कई बार। डुप्लीकेसी का फंक्शन होती है। अब देखो मान लो मेरे दो डिवीजन है, एक मेरा सॉल्ट डिवीजन है टाटा का, एक मेरा मेडिसिन डिवीजन है। अब मेडिसिन डिवीजन में भी कुछ चाहिए और सॉल्ट डिवीजन में भी कुछ चाहिए, ठीक है, कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो वो क्या होगा? वो भी परचेज वाला सॉल्ट डिवीजन अपने परचेज डिपार्टमेंट को कहेगा ये माल मंगा के दो, मेडिकल मेडिसिन डिपार्टमेंट अपने परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा भाई ये मेरा माल मंगा के दो। ठीक है, सपोज करो फैक्ट्री किसी बाहर गांव में थी, अब उनको शहर जाना पड़ रहा है, तो वो भी भेजेगा सेल्स सॉल्ट वाला, और मेडिसिन वाला भी भेजेगा वो प्रोडक्ट मंगाने के लिए जिस भी चीज़ की जरूरत है। तो बार बार काम डबल डबल हो रहा है, तो इससे क्या होता है? डुप्लीकेसी फंक्शन होता है, हर काम हर डिवीजन के हिसाब से अलग अलग हर बार होगा, जितने डिवीजन उतनी बार वो काम होगा। नेक्स्ट आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या चीज़ है? देखो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एक ऑर्गेनाइजेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं टू ब्रॉड कैटेगरीज में, रिलेशनशिप के हिसाब से, आपस में एम्प्लॉइज के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसके हिसाब से, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन refers to organization structure which is designed by management to accomplish a particular task। जो टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड करा एक किसी काम को पूरा करने के लिए, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कुल मिला के जैसे हमारा ऑफिस कल्चर होता है, ऑफिस कल्चर में क्या होता है? हर एक की जॉब डिफाइन होती है, हर एक की ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होती है, हर एक को पता है मेरे को किस तहजीब में बात करनी है, तो जो भी मतलब प्रॉपर सेंस ऑफिस वाली सेंस होती है, या बैंक्स में हम जाते हैं तो एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है ना, हम ये तो नहीं किसी से भी कैसे भी बात कर सकते हैं, या किसी के भी पास जाके खड़े हो सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो होता है कंपनीज के अंदर, जॉब्स में जहाँ पे लोग जॉब करते हैं या फिर ऑफिस के अंदर, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फॉर्मल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? फॉर्मल स्ट्रक्चर। वेल डिफाइंड होती है हर चीज, क्या होती है? वेल डिफाइंड। सिस्टम ऑफ वेल डिफाइंड जॉब्स क्या होती है? वेल डिफाइंड होती है हर चीज, किससे किस तरह से बात करनी है, किसको क्या जॉब है, किसको क्या सिटिंग पोजीशन है, सब चीज डिफाइंड होती है। ठीक है ना? एक डेफिनेट मेजर ऑफ ऑथोरिटी होगी, हर एक के पास पता होगा कि उसको कितनी उसके पास पावर है किससे बात करने की। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, हर एक को अपना काम पता होगा, हर एक को अपनी जवाबदेही पता होगी कि मेरे को किसको आंसर करना है। फीचर क्या होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का? डेलिबरेटली क्रिएट करती है टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट ही सब बनाती है इसको कि कैसे अपने एटिकेट्स फॉलो होंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बेस्ड होता है रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो रिटर्न फॉर्म में होते हैं, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से सब काम होंगे। इम्पर्सनल होता है, डज नॉट टेक्स इनटू कंसिडरेशन इमोशनल एस्पेक्ट, क्या होता है? हर चीज इम्पर्सनल होगी, मतलब किसी की पर्सनली आपको इमोशनली किसी से कोई बात नहीं करनी, जो है प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से बात होगी। क्लियरली डिफाइंस द ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल, प्रॉपरली डिफाइन करती है ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हर इंडिविजुअल की, किसकी क्या ऑथोरिटी है, कितनी पावर्स है उसके पास और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। क्रिएटेड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी है। एडवांटेजेस क्या होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की? पहली चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स रहेगी, हर एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, भाई तेरे को ये काम करना है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लैरिटी ऑफ ड्यूटीज रहेगी, हर एक को पता है अपना काम क्या करना है, तो क्लैरिटी ऑफ ड्यूटीज फॉर्मल में बहुत अच्छे से होगी, हर चीज रिटर्न फॉर्म में होती है ज्यादातर। यूनिटी ऑफ कमांड रहेगा, भाई जो बॉस ने कह दिया वो करना है, एक ही बॉस को फॉलो करना है, यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होगा। हेल्पफुल इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हेल्पफुल रहती है, क्योंकि अगर हम फॉर्मली नहीं बात करेंगे, प्रॉपर एटिकेट्स के हिसाब से नहीं काम चलेगा, तो हर एम्प्लॉय आपस में दोस्त यार बन के काम नहीं सही से कर पाएंगे, तो इससे हमें फॉर्मल स्ट्रक्चर को फॉलो करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। स्टेबिलिटी आती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इससे। नेक्स्ट आता है हमारा डिसएडवांटेजेस क्या है? डिले इन एक्शन, डिले इन एक्शन का मतलब होता है हर चीज को आप सिस्टमेटिकली फॉलो करोगे, मान लो मेरे को किसी एम्प्लॉय से काम कराना है तो मैं उसको प्रॉपर मेल करूंगा, प्रॉपर मेल करूंगा या कोई एक रिटर्न नोटिस भेजूंगा, तो इससे क्या होता है काम में थोड़ी सी देरी हो जाती है। दूसरा लैक ऑफ इनिशिएटिव, लैक ऑफ इनिशिएटिव मतलब मान लो कोई काम टॉप मैनेजमेंट ने कोई रूल बना दिया है, कोई टॉप मैनेजमेंट में किसी काम को करने का ढंग बना दिया, ठीक है, अब जो नीचे वाला है उसको उसको प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा, उसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता, अगर दखलंदाजी करेगा तो फिर ऊपर से वो आ जाएगा उसके ऊपर डंडा, तो वो चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल सकता, तो लैक ऑफ इनिशिएटिव रहता है कहीं पर। तीसरा आता है इग्नोर ह्यूमन एलिमेंट, अब इसमें क्या होता है इमोशनल एस्पेक्ट बिल्कुल नहीं होता फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, सब बात ऑफिशियल ढंग में होगी, किसी के ऊपर क्या गुजर रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, तो क्या होता है ह्यूमन एलिमेंट इग्नोर रहता है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही बातचीत होती है हमारी। नेक्स्ट आती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशंस,
नेटवर्क है किसका, सोशल रिलेशन का। सोशल रिलेशन मतलब यारी दोस्ती, आपस में हाँ भाई कैसा है, इस तरह से बातचीत होती है, वो इनफॉर्मली बातचीत होती है। विच इमर्जेस ऑन इट्स ओन ड्यू टू फॉर्मल रूल्स एंड रिलेशनशिप, जो ये खुद ही बन जाती है। क्या होता है जो फॉर्मल रूल्स एंड, आपने ऑफिस में देखा होगा कि जैसे बॉस डंडा कर रहा है लेकिन आपस में एम्प्लॉय मजे लेते हैं, ठीक है ना, बॉस की फिरकी लेंगे, तो क्या होता है अपने आप ही जब ज्यादा फॉर्मल स्ट्रक्चर हो जाता है तो इनफॉर्मल रिलेशन अपने आप ही बन जाते हैं। जब कोई बंदे साथ काम कर रहे हैं तो बातचीत होगी होगी, तो जो उनकी बातचीत ऑफिस के अंदर तक है वो तो फॉर्मल में रहेगी, ऑफिशियल बातचीत जो रहेगी। लेकिन जो उनके आपस में गॉसिप्स होते हैं, आपस में मिलना जुलना, आपस में झक करना, बाहर जाना, चाय पे जाना, वो सब क्या होता है, इनफॉर्मल रिलेशन। द मेन पर्पस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, ताकि एम्प्लॉयज के अंदर क्या रहे, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन रहे, यार हम हाँ कोई है हमारा भी। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज विद सिमिलर इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, फिल्म, रिलीजन एक्सेट्रा में फॉर्म देयर ओन इन्फॉर्मेशन ग्रुप्स, मतलब आपस में जैसे सिमिलर नेचर के बंदे मिलेंगे, बातचीत करेंगे तो उनके अपने ग्रुप्स बन जाते हैं। कुल मिला के ऑफिस के अंदर जो हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है हमारा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। लेकिन जो ऑफिस के बाहर आपस में बातचीत में फॉलो होता है वो कौन सा स्ट्रक्चर है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फीचर्स क्या है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, ऑरिजिनेट फ्रॉम विद इन फॉर्मल, फॉर्मल के अंदर से निकल के आता है, एज ए रिजल्ट ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन अमंग एम्प्लॉइज, फॉर्मली वो काम कर रहे हैं तो आपस में पर्सनल इंटरेक्शन होगा, तो उससे हमारा कौन सा स्ट्रक्चर निकल के आएगा, इनफॉर्मल। इट हैज नो रिटर्न रूल्स एंड प्रोसीजर्स, कोई रिटर्न रूल्स और प्रोसीजर्स नहीं होते इसमें, क्योंकि अब आपस में गॉसिप्स करने में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े होंगे, प्रोसीजर जैसे जिसको बात करनी है और दोस्ती यारी में सब वैसे कर सकता है। इट डज नॉट हैव फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, कोई फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होती इसमें, बातचीत कैसे भी कर सकते हो, ये नहीं कि मेरे को इसको केवल मैं इसी से बात कर सकता हूँ, इससे कर सकता हूँ, नहीं, दोस्ती यारी में जैसे है कर लो। इट इज नॉट क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट नहीं बनाता, इट इज पर्सनल, इट इज पर्सनल, इट इज पर्सनल मीन्स द फीलिंग ऑफ इंडिविजुअल्स आर केप्ट इन माइंड, ये पर्सनल होता है, आपस में एक दूसरे के इमोशनल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए बातचीत होती है। एडवांटेजेस क्या होगी इसकी, फास्टर कम्युनिकेशन होगा, अब मेरे को ये तो नहीं है ना कि मेरे को किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी या रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा किसी से बात करनी है, तो जैसे चाहो वैसे बात कर लो। फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स की फुलफिलमेंट रहेगी, आपस में जब इमोशनल एस्पेक्ट आ गया। क्विक सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का जल्दी सॉल्यूशन हो जाता है। अब मान लो कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर है, मैं सबसे पहले बुलाऊंगा, पूछूंगा, मीटिंग करवाऊंगा, तो बातचीत होगी। इनफॉर्मल क्या हो, सबको ग्रुप इकट्ठा करा, बातचीत करी, तो क्विक सॉल्यूशन हो गया प्रॉब्लम का। डिसएडवांटेजेस क्या रहती हैं, इट क्रिएट र्यूमर्स, क्या होता है, र्यूमर्स क्रिएट होता है, र्यूमर्स क्रिएट मतलब तो होता है ना कि आपस में चुगलखोरी, कुछ हुआ इधर की इधर, इधर की इधर, इधर की इधर, तो र्यूमर्स फैलते हैं इसमें। रेजिस्टेंस टू चेंज होता है, एक बार जो रिलेशन बन गया इसमें जल्दी से हम चेंज नहीं कर पाते। प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स, ग्रुप के नॉर्म्स का कुछ प्रेशर होता है। नेक्स्ट आता है हमारा डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी, नेक्स्ट क्या आता है, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है, अपने काम को दूसरों से करवाना, अपनी कुछ पावर्स दूसरे को दे देनी। ग्रांटिंग ऑफ ऑथोरिटी टू सबॉर्डिनेट, अपने नीचे वाले को, अपने अंडर वाले को थोड़ी सी पावर्स दे देनी। टू ऑपरेट विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट, प्रिस्क्राइब मतलब कुछ पावर्स, लिमिटेड पावर्स, कि वो उस पावर्स के अंदर अपने काम को कर सके। डेलीगेशन रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ ऑथोरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, डाउनवर्ड ट्रांसफर मतलब सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को थोड़ा सा काम की पावर दे देगा कि भाई ये काम तो अपने हिसाब से कर ले, मैं तेरे को पावर दे रहा हूँ। इट इज प्री रिक्विजिट टू द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, प्री रिक्विजिट है एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर काम ऑर्गेनाइजेशन को सही से चला पाना तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज इट अनेबल्स अ मैनेजर टू यूज हिज और हर टाइम ऑन हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज, भाई जब मैनेजर अपने नीचे वाले को थोड़ा काम करने की पावर दे देगा, ले काम तो अपने हिसाब से कर ले, तो उसको जो इंपॉर्टेंट काम है उसके ऊपर वो ध्यान दे पाएगा, हाई प्रायोरिटी एरियाज के ऊपर। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन इज दैट इट हेल्प्स इन इफेक्टिव मैनेजमेंट, ये क्या करता है, इफेक्टिव मैनेजमेंट में हेल्प करता है, एम्प्लॉइज डेवलपमेंट में हेल्प करता है, मोटिवेशन ग्रोथ एंड कोऑर्डिनेशन के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स और प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। एलिमेंट्स और प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, इसका प्रोसेस क्या है, पहला ऑथोरिटी, ऑथोरिटी रेफर्स टू राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड ही सबॉर्डिनेट। इसके अंदर देखो एलिमेंट्स क्या आते हैं, मेनली एलिमेंट्स हैं डेलीगेशन के, ऑथोरिटी, ऑथोरिटी का मतलब होता है राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड ही सबॉर्डिनेट, किसी बंदे का राइट कि वो अपने नीचे वाले से कितना काम करा सकता है, उसको हम ऑथोरिटी बोलते हैं, किसके पास कितनी ऑथोरिटी है कि वो कितने सबॉर्डिनेट से क्या क्या काम करा सकता है, दैट इज ऑथोरिटी। एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन, और अपने एक्शन लेगा अपनी पोजीशन के स्कोप के अंदर अंदर ही। लॉ एंड द रूल्स आर एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिमिट द स्कोप ऑफ ऑथोरिटी, जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑथोरिटी की लिमिट तय करते हैं कि वो कितने हद तक किसी एम्प्लॉय से सबॉर्डिनेट से काम करा सकता है अपने अंडर वाले से। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेक्स्ट क्या आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबॉर्डिनेट या इंडिविजुअल टू परफॉर्म प्रॉपर्ली द असाइंड ड्यूटीज, मतलब ये जब किसी को किसी सुपीरियर ने अपने नीचे वाले को कोई रिस्पॉन्स काम दे दिया तो उसको उस काम को करना उसकी जिम्मेदारी बन जाती है, ऑब्लिगेशन बन जाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ ए सुपीरियर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए जॉब, अगर किसी सबॉर्डिनेट की किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी काम को करने की, ही और शी मस्ट बी गिवन नेसेसरी अथॉरिटी टू कैरी दैट टास्क, तो उसको थोड़ी सी पावर भी दी जाएगी उस काम को करने की। किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी भाई ये काम तेरे को पूरा करना है तो उसको पावर भी तो देनी पड़ेगी ना उस काम को पूरा कराने की।
तो अगर किसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो ऑथोरिटी होना जरूरी है। फिर आते हैं लास्ट अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है इट इज द ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम। अब मान लो मैं अपना काम किसी से करा लूँ, ठीक है, मान लो मैं जनरल मैनेजर ने अपने मैनेजर को काम दिया कि ये काम तुम्हें पूरा कराना है, ये काम तुम्हें पूरा कराना है, ठीक है। जनरल मैनेजर ने मैनेजर को कहा ये काम तुम्हें पूरा कराना है। मैनेजर ने क्या किया, चार पांच अपने अंडर वाले बंदों से उस काम को पूरा करा लिया, चार पांच अपने अंडर वाले बंदों से उस काम को पूरा करा लिया। अब मैनेजर ने काम पूरा करवाया, ठीक है, जनरल मैनेजर ने जब मैनेजर को कहा ये काम पूरा कराने के लिए, तो मैनेजर की क्या बन गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। अब टॉप मैनेजमेंट किससे सवाल जवाब करेगी, जनरल मैनेजर से कि ये काम हुआ है नहीं हुआ, क्या वो मैनेजर को पूछेगी? जनरल मैनेजर ने तो अपना काम दे दिया ना। जनरल मैनेजर ने तो क्या किया, अपनी ऑथोरिटी थोड़ी सी मैनेजर को दे दी, ये काम पूरा करा ले, ठीक है। मैनेजर की बन गई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उस काम को पूरा करके देना है। लेकिन जब टॉप मैनेजमेंट है, क्या वो जनरल मैनेजर से बात करेगी या मैनेजर से बात करेगी इस काम को पूरे होने ना होने के लिए? वो तो जनरल मैनेजर को पकड़ेगी। तो फाइनल अंसरेबल टॉप मैनेजमेंट को कौन है, जनरल मैनेजर, ठीक है ना। वो उसको नहीं पता मैनेजर से करा रहा हो किससे करा रहा। तो ये जनरल मैनेजर अंसरेबल हुआ टॉप मैनेजमेंट को, इसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी। ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम, फाइनल आउटकम के लिए आंसरेबल होना और क्या कहलाता है, अकाउंटेबिलिटी। फिर आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की इंपॉर्टेंस। जब मैं किसी को अपना काम थोड़ा सा डेलीगेट कर देता हूँ, ये काम भाई तू ले ले, ये काम तू कर ले, मैंने ये काम तेरे ऊपर छोड़ दिया, पावर दे दी तेरे को इस काम को करने की, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहली बात, रिडक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव वर्कलोड। अब जिसने अपना काम डेलीगेट करा नीचे वाले को, उसका वर्कलोड कम होगा, वर्कलोड ऑफिसर का कम होगा, ताकि वो मोर इंपॉर्टेंट एरियाज पे फोकस कर सके। दूसरा, एम्प्लॉय का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। एम्प्लॉय का क्या होगा, डेवलपमेंट। एम्प्लॉय गेट मोर अपॉर्चुनिटीज टू यूटिलाइज देयर टैलेंट एंड स्किल्स एंड इंप्रूव देयर करियर प्रोस्पेक्ट। जब एम्प्लॉय को थोड़ा काम करने का मौका मिलेगा किसी से, तो उसका डेवलपमेंट होगा ही होगा, वो यूटिलाइज कर पाएगा अपने टैलेंट को और स्किल्स को। क्विक एंड बेटर डिसीजंस आर पॉसिबल। द सबऑर्डिनेट आर ग्रांटिंग सफिशिएंट अथॉरिटी टू टेक डिसीजन। अब सबऑर्डिनेट्स को पावर मिलेगी डिसीजन लेने की, तो बेटर डिसीजन ले पाएंगे और क्विक डिसीजन ले पाएंगे। पहले उनको हर चीज पूछ पूछ के करनी पड़ती थी, अब वो खुद से काम कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है हाई मोरल ऑफ सबऑर्डिनेट। दे गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू डिस्प्ले देयर एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी। हाई मोरल ऑफ सबऑर्डिनेट्स का मतलब है उनको मोर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी अपनी कैपेसिटी को दिखाने के लिए, तो उनका मोटिवेशन बढ़ेगा, उनका मोरल डेवलप होगा। बेटर कोऑर्डिनेशन। डेलीगेशन के हमारे तीन एलिमेंट थे, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। हेल्प करते हैं पावर को डिफाइन करने में, किसी के पास कितनी कितनी पावर है, ड्यूटीज को डिफाइन करने में किसकी क्या ड्यूटीज है, एंड अंसरेबिलिटी को डिफाइन करने में कौन किसके लिए अंसरेबल है, अलग अलग जॉब पोजीशंस के लिए। जिससे क्या होता है, मेंटेन होगी अफेक्टिव कोऑर्डिनेशन आपस में। हर एक को पता है कि मेरा काम क्या है, मैं किसको ऑर्डर दे सकता हूँ, मेरे पास कितनी पावर्स हैं, मेरी क्या क्या ड्यूटीज है, मेरे को किस किस को अंसरेबल हूँ, तो आपस में क्या बनेगा, सब एम्प्लॉइज के बीच में कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट आता है डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट क्या आता है, डिसेंट्रलाइजेशन। देखो ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह से डिसीजन लिए जाते हैं। एक, टॉप मैनेजमेंट ने जो डिसीजन ले लिया सबको फॉलो करना है। एक, टॉप मैनेजमेंट ने कहा कि अपना टॉप मैनेजमेंट ने बस काम बता दिया कि तुमको ये काम करना है, अब उससे रिलेटेड डिसीजन तुम्हें खुद लेने हैं। तो दो तरह की डिसीजन मेकिंग चल सकती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब भी होगा सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। ऑथोरिटी को डेलीगेट कर देना, यानी कि काम करने की पावर को दूसरे को दे देना, थ्रू ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सभी मैनेजमेंट लेवल से, सभी डिपार्टमेंट में। एक्सेप्ट दैट विच कैन बी एक्सरसाइज ओनली एट सेंट्रल पोजीशन। केवल उस काम को छोड़ के जिसको केवल टॉप मैनेजमेंट ही कर सकती है, केवल उस काम को छोड़ के जिसको केवल टॉप मैनेजमेंट ही कर सकती है। इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन फर्म, टॉप लेवल रिटेन्स ऑथोरिटी फॉर। डिसेंट्रलाइजेशन के केस में टॉप मैनेजमेंट भाई सारा काम तो नहीं दे सकती ना हर एक को करने के लिए, कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो टॉप मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगी। फॉर एग्जांपल पॉलिसी एंड डिसीजन, कोई पॉलिसी बनानी, कोई डिसीजन लेना किस चीज के लिए, पूरी फर्म के लिए कोई डिसीजन लेना, वो काम टॉप मैनेजमेंट का ही है। ओवरऑल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम किसका है, पूरी फर्म में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन रहे, टॉप मैनेजमेंट का ही है। मिडल एंड लोअर लेवल हैव द ऑथोरिटी टू टेक डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू टास्क एलोकेटेड टू देम। मिडल और लोअर लेवल में तीन लेवल होते हैं, तो उनका काम केवल हैव ऑथोरिटी, किस चीज की ऑथोरिटी होती है उनके पास, केवल जो टास्क उनको दिया गया उससे रिलेटेड डिसीजन वो ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन वही हो गया कि टॉप मैनेजमेंट ही केवल डिसीजन लेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन। इफ ऑथोरिटी टू टेक डिसीजन इज रिटेन्ड एट टॉप लेवल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन। लेकिन अगर डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी ने वाइडली डिस्ट्रीब्यूट कर दी पूरी फर्म में, भाई तू अपना डिसीजन ले, तू अपना डिसीजन ले, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑथोरिटी रेफर्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग पावर एट टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। केवल टॉप लेवल ही सारा डिसीजन लेगी, उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। In order to increase effectiveness and to improve overall functioning, organization must maintain a balance between centralization and decentralization. इफेक्टिवनेस लाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में अपने ओवरऑल फंक्शनिंग को इंप्रूव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोनों चीजें होनी चाहिए, सेंट्रलाइजेशन भी और डिसेंट्रलाइजेशन भी। सेंट्रलाइजेशन में कुछ एरियाज हैं जहाँ पे लगता है कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही इन्वॉल्व हो सकती है, तो वहाँ पे पावर, डिसीजन मेकिंग की पावर टॉप मैनेजमेंट को होनी चाहिए, तो सेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन ये तो नहीं ना हर काम में टॉप मैनेजमेंट ही डिसाइड करे कि क्या करना है, कुछ काम हमें आगे
डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी करनी पड़ती है कुछ कामों के लिए, तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन का होना भी जरूरी है। तो एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अभी डिसेंट्रलाइजेशन जो हम कर रहे हैं यानी कि पावर आगे सौंप रहे हैं इस काम को करने की, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले सबॉर्डिनेट डेवलप करता है इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स। अब सबॉर्डिनेट्स को हमने पावर दे दी तो अपना काम अपने हिसाब से कर ले, पावर डिसीजन ले सकता है थोड़े बहुत, तो क्या होता है उसका इनिशिएटिव डेवलप होता है। नेक्स्ट आता है डेवलप होता है मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। अब वो जब बंदा उस काम को मैनेज कर रहा है, डिसीजन ले रहा है, उस काम को प्रॉपर्ली कर पा रहा है अपने आप से पावर डिसीजन लेके, तो मैनेजर बन सकता है फ्यूचर में। मैनेजरियल टैलेंट डेवलप हो रहा है फ्यूचर के लिए। क्विक एंड बेटर डिसीजन होगा, अब उसको पूछना नहीं बार बार जा जाके, खुद से डिसीजन लेगा तो क्विक ले पाएगा। रिलीफ टॉप एग्जीक्यूटिव फॉर एक्सेस वर्कलोड। टॉप मैनेजमेंट को छोटे छोटे काम भी देखने पड़ते थे, अब वो उस वर्कलोड से खत्म हो जाएंगे, रिलीफ होगा उनको। फैसिलिटेट ग्रोथ, ग्रोथ आएगी, वो टॉप मैनेजमेंट से फ्री होगी तो इंपॉर्टेंट एरियाज पे फोकस करेगी जिससे ग्रोथ आएगी और कंट्रोल हो पाएगा पूरे में अच्छे से। एक लास्ट आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस क्या है। डेलीगेशन का मतलब होता था, डेलीगेशन क्या है, कंपल्सरी एक्ट है बिकॉज नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म ऑल टास्क ऑन हिज ओन। अब हर बंदा सारे काम खुद तो कर नहीं सकता, उसको कुछ ना कुछ काम दूसरों से कराना ही पड़ेगा, यानी कि दूसरों को पावर देनी ही पड़ेगी उस काम को करने की। डेलीगेशन एक कंपल्सरी एक्ट है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है। डिसेंट्रलाइजेशन में पॉलिसी बनानी है बैठ के, ठीक है ना, जो टॉप मैनेजमेंट करती है। अब वो चाहे तो अपना आगे दे सकती है कुछ चीज़ों की जिम्मेदारी दूसरों को पॉलिसी बनाने के लिए, नहीं चाहे तो मर्जी है। फ्रीडम ऑफ एक्शन, देखो डेलीगेशन के अंदर मैं मेरी मर्जी है ना, मैं किस काम को करने के लिए किसको कितनी पावर दे रहा हूँ, तो लेस फ्रीडम गिवन करी जाती है सबॉर्डिनेट को, क्योंकि कंट्रोल सुपीरियर के हाथ में ही रहना है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी उसकी है, जवाबदेही उसकी है, तो वो एक लिमिटेड पावर देता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर ज्यादा फ्रीडम दी जाती है सबॉर्डिनेट को कि भाई अपना डिसीजन खुद ले लो, ये काम तो तुझे खुद ही करना है। स्टेटस क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस फॉलो टू शेयर टास्क। डेलीगेशन में क्या होता है, एक काम मैंने किसी को करने के लिए दिया, वो अपने टास्क को दूसरों से करा रहा, तो टास्क को शेयर करा। लेकिन इसमें क्या होता है, रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन ऑफ टॉप लेवल। ये क्या होता है, टॉप लेवल ने, डिसेंट्रलाइजेशन में होता है टॉप लेवल ने ही पावर दे दी कि तुम ये काम को खुद से करो। लेकिन डेलीगेशन में मैंने किसी को कहा, वो अपना काम दूसरों से करवा रहा है, लेकिन फाइनल आंसरेबल वो खुद है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, जो काम कर रहा है वही आंसरेबल होगा। स्कोप क्या होता है, डेलीगेशन का नैरो स्कोप है, क्योंकि ये सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में ही रह पाती है, सुपीरियर और उसका जो सबॉर्डिनेट होगा, बिल्कुल नीचे वाला सबॉर्डिनेट। और इसका स्कोप क्या है, वाइडर स्कोप है। इसका स्कोप कैसा है, वाइडर स्कोप। इसका स्कोप कैसा है, वाइडर स्कोप, क्योंकि ये क्या होता है, एज इट इंप्लाइज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन टू लोवेस्ट लेवल, क्योंकि ये क्या है, एक्सटेंशन है डेलीगेशन का लोवेस्ट लेवल पे। थैंक यू, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं।